Hello, class. Today we will explore a crucial phase in Indian history, that is, how the British gradually expanded and consolidated their power in India. This period marked the foundation of colonial rule, shaping the political, economic, and social landscape of the subcontinent for nearly 2 centuries. In this lecture, we will cover the following key topics. When did the British period begin in India? We will understand the arrival of the British, their initial role as traders, and how they transitioned into political rulers. Second subtopic will be causes of British success in India. We will analyze the key reasons behind the British success, including military superiority, political alliances, economic strategies, and the weakness of the Indian rulers. The third subtopic will be the Battle of Plassey, 1757, a turning point in the Indian history where the British, led by Robert Clive, defeated Nawab Siraj-ud-Dowla, laying the foundation of British dominance in Bengal and eventually across India. Through this discussion, we will see how a foreign trading company transformed into a colonial power, changing the destiny of India forever. So let us begin. British expansion and consolidation in India. हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है वो समझते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि ब्रिटिश किस तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पावरफुल एम्पायर बन गई, और ये प्रोसेस एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल। चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्रिटिश एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फेज, या आप कह सकते हो फर्स्ट एम्पायर, अटलांटिक एम्पायर, एंड सेकंड एम्पायर, एशियन एंड अफ्रीकन एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर जो अटलांटिक एम्पायर जिसको कहते हैं, ये एम्पायर 16th से लेके 18th सेंचुरी तक चली, जिसमें अमेरिका और वेस्ट इंडीज इंक्लूडेड थे। द सेकंड एम्पायर इज एशियन एंड अफ्रीकन एम्पायर। 1783 के बाद ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका में अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की जो शुरुआत है वो आयरलैंड के कॉन्क्वेस्ट से हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश अपने आप को न्यू रोमन समझने लगे और कहने लगे कि वो दुनिया के बैकवर्ड रेसेस को सिविलाइज कर रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा था जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स ने प्रमोट किया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। इसको समझने के लिए 2 अलग व्यूज है। द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल थ्योरी बाय जॉन सीले। जॉन सीले कहते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया को एक्सीडेंटली कॉन्कर किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करने आए थे, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स के टर्माइल ने उन्हें मजबूर किया कि वो इंटरफेयर करे। ब्रिटिश लोकल रूलर्स ने राइवलरीज का फायदा उठाकर ग्रेजुअली टेरिटोरीज एक्वायर की। फॉर एग्जाम्पल, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बंगाल ब्रिटिश के कंट्रोल में आया, जो एक एक्सीडेंटल कॉन्क्वेस्ट लगता है। सो दिस इज द फर्स्ट व्यू, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। द सेकंड थ्योरी इज इंटेंशनल थ्योरी बाय जूडिथ ब्राउन, जे ब्राउन। ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ब्रिटिश पहले से प्लान करके आए थे एक बड़ा और पावरफुल एम्पायर करने के लिए। ये लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यूट्रलिटी वो असल में थी ही नहीं, वो सिर्फ एक दिखावा था। ब्रिटिश पॉलिटिकल क्लॉट बढ़ते गए और सिस्टमैटिकली इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर किया। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस का एग्रेसिवली यूज किया, जिससे इंडियन रूलर्स ब्रिटिश के अंडर आ गए बिना डायरेक्ट वार के। हकीकत यह है कि दोनों थ्योरीज एक्सट्रीम है। हमको एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलना होगा। तो बैलेंस्ड व्यू क्या है? पहले फेज में ब्रिटिश शायद सिर्फ ट्रेड को सिक्योर करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन बढ़ता गया। जब उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में पावर ग्रैब करना इजी है, तब उन्होंने डेलिब्रेट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। अब ब्रिटिश एक्सपेंशन के रीजन्स क्या थे? ब्रिटिश एक्सपेंशन के पीछे रीजन्स कौन से थे? ये सिर्फ एक वजह नहीं थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स ने ब्रिटिश एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट किया। द फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। इंडियन गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इन सब चीजों की डिमांड बहुत हाई थी। कहाँ? यूरोप में। इसीलिए ब्रिटिश ने एंश्योर किया कि उनका कंट्रोल रहे। सेकंड फैक्टर क्या था? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन।
मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और रीजनल पावर्स फ्रेगमेंटेड थी, ब्रिटिश ने इसका पूरा फायदा उठाया। तीसरा फैक्टर, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी। ब्रिटिश के पास एडवांस्ड वेपन्स और मॉडर्न ट्रेनिंग थी जो इंडियन रूलर्स के पास नहीं थी। द फोर्थ फैक्टर इज लोकल सपोर्ट। बहुत से इंडियन रूलर्स खुद ब्रिटिश के साथ मिल गए अपने दुश्मनों से बचने के लिए। द फिफ्थ फैक्टर इज राइवल यूरोपियन पावर्स। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच राइवलरी चल रही थी, एंग्लो फ्रेंच वार्स, जिसमें ब्रिटिश जीत गए और इंडिया पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। तो ब्रिटिश का एक्चुअल डोमिनेंस कब स्टार्ट हुआ, इस पर भी हिस्टोरियंस डिवाइडेड है। अगर हम देखेंगे 1740 में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट होती है। ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई इंडिया के कंट्रोल के लिए शुरू होती है। फिर धीरे धीरे हमें मिलता है 1757 बैटल ऑफ प्लेसी, और नवाब ऑफ बंगाल जो है सिराजुद्दौला हर जगह हार जाता है और ब्रिटिश बंगाल के मास्टर बन जाते हैं। फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलता है, मराठास हार जाते हैं और ब्रिटिश को इंडिया का एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स बनने का मौका मिलता है। 1798 से 1818 तक लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंडियन रूलर्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने लगते हैं और 1818 में डिफीट होता है मराठास में और 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो फाइनली हम ये ले सकते हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन एक कॉम्बिनेशन था इकोनॉमिक ग्रीड, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी और इंडियन रूलर्स की डिविजन्स का। इनिशियली ब्रिटिश शायद सिर्फ ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट डेवलप हो गया और उन्होंने सिस्टमैटिकली इंडिया को कन्क्वर किया। तो ये था इसके बारे में। अब और एक सब टॉपिक यहाँ पे हमारा जो है जिसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, काजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। बिल्कुल, तो हम इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर अपना पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में करीब 100 साल लगा दिए। इस पीरियड में उन्होंने डिप्लोमेटिक चालाकियां, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का सहारा लिया। ये एक ऐसे कनकरर्स नहीं थे जो सिर्फ लड़ाइयों से जीत जाते, बल्कि ये राजनीतिक चालबाजियां और फर्जी वादे भी इस्तेमाल करते थे। इंडिया के अंदर ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपस की लड़ाई और लीडरशिप क्राइसिस था, जिसका पूरा फायदा ब्रिटिश ने उठाया। चलिए इन सब फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं कि क्या ऐसे रीजंस, क्या ऐसे काजेस बने जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिली। इनकी कामयाबी के राज हम जानते हैं। तो पहला ही जो राज है, पहला ही जो फैक्टर है, पहला ही जो रीजन है, दैट इज सुपीरियर आर्म्स एंड मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी। ब्रिटिश के पास जो बंदूकें थी और जो कैनॉन्स थी वो इंडियन आर्म्स से ज्यादा एडवांस्ड थी। उनके वेपन्स के फायर रेंज और स्पीड इंडियन वेपन्स से बेहतर थी। इंडियन रूलर्स ने यूरोपियन फायर आर्म्स इंपोर्ट करने की कोशिश की और यूरोपियन ऑफिसर्स को भी हायर किया, लेकिन ये टैक्टिक्स सिर्फ कॉपी पेस्ट था, इससे उनको उतना फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश के मिलिट्री लीडर्स को सोचने का तरीका ओरिजिनल और सिस्टमैटिक था, जबकि इंडिया में जो कमांडर्स थे वो सिर्फ इमिटेटर्स बनकर रह गए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसी की लड़ाई 1757 में हुई और जिसमें सिराजुद्दौला के पास भी यूरोपियन स्टाइल आर्टिलरी थी, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी और ब्रिटिश की सुपीरियर फायर पावर की वजह से वो हार गया। दूसरा रीजन क्या था इनकी कामयाबी का, दैट इज बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। ब्रिटिश आर्मी एक रेगुलर और वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थी। उनके सोल्जर्स को टाइम पे सैलरी मिलती थी जो उनकी लॉयल्टी और डिसिप्लिन बनाए रखती थी। इंडियन रूलर्स स्पेशली मराठास अपनी आर्मी की जो सैलरी है वो देने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन कैंपेन्स चलाते थे जो उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को डिसरप्ट करता था। इंडियन आर्मी जो है वो ज्यादातर मर्सिनरीज पे बेस्ड थी जो सिर्फ पैसा मिलने तक लॉयल रहते थे। अगर पैसा नहीं मिलता तो ये अपोजिशन ज्वाइन कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में मीर कासिम के ट्रूप्स सिर्फ इस वजह से इनएफिशिएंट थे क्योंकि उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी। तीसरा रीजन क्या था, सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम। ब्रिटिश आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता था, जबकि इंडियन रूलर्स जो है वो नेपोटिज्म और कास्ट बेस्ड सिलेक्शन करते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म का ट्रेनिंग दिया जाता था। इंडियन कोर्ट्स और आर्मीज में करप्शन, फेवरेटिज्म और इनकॉम्पिटेंस कॉमन थी। फॉर एग्जाम्पल, मुगल एम्पायर के लास्ट फेज में नवाबी और जमींदारी सिस्टम नेपोटिज्म पे बेस्ड था जो इनएफिशिएंट और वीक एडमिनिस्ट्रेशन का सबब बना। चौथा रीजन, दैट इज ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स। ब्रिटिश के पास
वेरिन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, आर्थर वेलेस्ली जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे जो कंसिस्टेंट और स्ट्रैटेजिक थे। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के नेशनल प्राइड और इंपीरियल गोल्स के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा पानी पीते हैं, मुझे प्यास लगी, मुझे बातें भी ऐसी करनी थी, है ना। तो इंडियन लीडर्स जैसे टीपू सुल्तान, हैदर अली, यशवंत राव होलकर ब्रिलियंट थे, लेकिन उनके पास सेकंड लाइन लीडर्स की कमी थी। इंडियन रूलर जो है वो सिर्फ अपनी रीजनल पावर्स के लिए लड़ रहे थे, एक यूनाइटेड इंडिया के लिए नहीं। ये लोग एक दूसरे से भी लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश के लिए डिवाइड और रूल करना आसान बन गया इसकी वजह से। फॉर एग्जांपल, टीपू सुल्तान एक विजनरी लीडर थे, लेकिन जब उसको ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनिटी की जरूरत थी, मराठास और निजाम्स ने उसका साथ देने के बजाय ब्रिटिश का साथ दिया। पांचवा रीजन बना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू ग्लोबल ट्रेड और इंडियन रिसोर्सेज से आता था। कंपनी के स्टेक होल्डर्स को हैंडसम प्रॉफिट्स मिलते थे जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट होते थे। ब्रिटिश का सी पावर और नेवी उनको और भी इकोनॉमिक एडवांटेज देता था। फॉर एग्जांपल, बंगाल की दीवानी राइट्स लेने के बाद 1765 में ब्रिटिश को बंगाल का पूरा लैंड रेवेन्यू मिलने लगा, जिससे उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और भी स्ट्रांग हो गया। छठा रीजन, नेशनलिस्ट प्राइड। ब्रिटिश एक थ्राइविंग और प्रोग्रेसिव इकोनॉमी थी, जबकि इंडिया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इंडियंस के बीच नेशनल कॉन्शियसनेस की कमी थी। ब्रिटिश मटीरियलिस्टिक और पावर ड्राइवन सोसाइटी थे, जबकि इंडियंस अभी भी फ्यूडल और फ्रेगमेंटेड रोल में उलझे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद किसी ने भी एक नेशनल लेवल का मूवमेंट नहीं चलाया, जबकि ब्रिटिश सिस्टमैटिकली पूरे इंडिया को यूनिफाई करने में लगे हुए थे। तो कंक्लूजन क्या सीखने को मिला? हम कंक्लूजन क्या ले सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सक्सेस सिर्फ मिलिट्री सुपीरियरिटी की वजह से नहीं थी, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच, पॉलिटिकल कनिंग और फाइनेंशियल बैकिंग भी इसका हिस्सा था। इंडियंस की लैक ऑफ यूनिटी, वीक लीडरशिप और इकोनॉमिक क्राइसिस भी ब्रिटिश के लिए एक एडवांटेज बन गया। अगर इंडियन रूलर्स आपस में एक हो जाते और एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी डेवलप कर लेते तो शायद ब्रिटिश का कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं होता। ये एक हिस्टोरिकल लेसन है कि डिवाइडेड सोसाइटीज हमेशा एक्सटर्नल पावर्स के लिए इजी टारगेट बनती है। अगर इंडियंस यूनिटी, लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को समझ जाते तो शायद आज हिस्ट्री कुछ और होती। तो हमने सारे काजेस लगभग जो भी मेजर काजेस थे वो हमने जो है देखे। अब हम बंगाल की बात करेंगे, ठीक। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड थोड़ा। बंगाल एक अमीर सूबा था जो मुगल एम्पायर का हिस्सा था। ये सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि आज का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा भी इसमें शामिल था। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, जैसे जो है राइस, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, गन पाउडर बनाने का मटेरियल, हैंडीक्राफ्टर्स, इंडिगो जो कपड़े रंगने के काम आता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। बंगाल ब्रिटिश के लिए एक बिजनेस हब बन गया था। सोचिए कि ब्रिटिश जो एशिया से सामान ले जाते थे उसमें 60% बंगाल का होता था। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक इकोनॉमिक बैकबोन बन चुका था। अंग्रेजों ने बंगाल में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू की, जैसे बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका। 1690s तक आते आते ब्रिटिश ने कलकत्ता की फाउंडेशन रखी, जो आगे जाके ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर बना। इनिशियली मुगल्स ने ब्रिटिश को यहाँ से जो है फ्री ट्रेड की परमिशन दी, लेकिन सिर्फ 3000 रुपए हर साल देने की शर्त पर। लेकिन सोचिए, ब्रिटिश यहाँ से जो है जो सामान है वो बहुत अमाउंट का लेता था, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उनका फायदा ज्यादा था। उनको एनुअल पेमेंट बहुत कम देनी पड़ती थी। अब क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसका रेन रहता है फ्रॉम 1700 टू 1727। पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके बाद उसका दामाद जो है शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इन दोनों के रूल में बंगाल ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश के स्पेशल प्रिविलेजेस पसंद नहीं किए क्योंकि इनकी वजह से बंगाल का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। अलवर्दी खान अगर हम देखें तो अलवर्दी खान ने अपने ही रूलर सरफराज खान को हराकर गद्दी हासिल की। 1740 से लेके वो 1756 तक रहा। उसने मुगल एम्पायर को रिश्वत दी ताकि बंगाल का सूबेदार बन सके। मराठास के खिलाफ लड़ता रहा और बंगाल को मराठा रेड्स से बचाया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जब मराठास बंगाल पर अटैक कर रहे थे तो ब्रिटिश ने अलवर्दी खान से एक परमिशन ले ली कि ब्रिटिश एक डिफेंसिव ट्रेंच बनाए ताकि अपनी सेटलमेंट प्रोटेक्ट कर सके। यही वो छोटी छोटी चालाकियां थी जिनकी वजह से ब्रिटिश बंगाल में फुट होल्ड बनाते गए। अलवर्दी खान एक तेज रूलर था। उसने देखा कि साउथ इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
उसको डर था कि यही बंगाल में भी होगा, इसीलिए उसने सोचा कि यूरोपियंस को बंगाल से निकाल दिया जाए। लेकिन 1756 में अलवर्दी खान की डेथ हो गई और उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला नवाब बना। ये बंगाल की तकदीर का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सिराजुद्दौला सिर्फ 20 साल का था जब वो बंगाल का नवाब बना। अब सोचे, एक नौजवान जिसमें एक्सपीरियंस की कमी हो, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, तो उसके लिए रूल करना कितना मुश्किल होगा। उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? सिराजुद्दौला के शौकत जंग, बिहार का नवाब जो सिराज के अगेंस्ट था। गाश्ती बेगम, सिराज की अपनी aunt थी जो उसको हेट करती थी। मीर जाफर, आर्मी का कमांडर जो सिराजुद्दौला से नाराज था। जगत सेठ, ओमचंद, राय बल्ला और राय दुलरब, ये सब पावरफुल लोग थे जो सिराज के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहे थे। सिराज का रिएक्शन क्या था? उसने शौकत जंग को हरा दिया और मार दिया। शौकत जंग कौन था? बिहार का नवाब। और अपनी आंट गाश्ती बेगम के खजाने पर कब्जा कर लिया। मीर जाफर को निकालकर मीर मदन को आर्मी का कमांडर बना दिया और मोहनलाल को अपना वजीर बनाया, जो सिराज के लिए एक पीएम जैसा काम करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ब्रिटिश थी। सिराजुद्दौला ब्रिटिश को बंगाल में इतना पावरफुल होता नहीं देखना चाहता था। उसने देखा कि ब्रिटिश फोर्ट विलियम को और मजबूत बना रहे हैं, बंगाल में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रेड करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को एक वार्निंग दी कि बंगाल के अंदर कोई भी फोर्टिफिकेशन मत करो, लेकिन ब्रिटिश ने इसको इग्नोर कर दिया। इसके बाद सिराज ने ब्रिटिश सेटलमेंट पर अटैक कर दिया और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो ब्रिटिश और सिराज के दरमियान वार की वजह बनी। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उन फैक्ट्स का एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। 1690s में हमने देखा कि ब्रिटिश ने कलकत्ता एस्टैब्लिश किया और बंगाल में अपना ट्रेड नेटवर्क एक्सपेंड करना शुरू किया। 1700 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना। ब्रिटिश को स्पेशल प्रिविलेजेस पसंद नहीं थे। 1741 में अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना तो उसने मराठास के अगेंस्ट लड़ाई और बंगाल को स्टैबर रखा। 1756 में अलवर्दी खान की डेथ हो गई, उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला नवाब बना। 1756 मिड में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को वार्निंग दी कि फोर्टिफिकेशन ना करे। 1756 जून में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश सेटलमेंट पर अटैक किया और फोर्ट विलियम कैप्चर कर लिया। तो यहां तक हमने ये देखा, बंगाल का ब्रिटिश के हाथ चला जाना एक कमर्शियल इंटरेस्ट से शुरू होने वाली कहानी थी, जो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट में बदल गई। ब्रिटिश ने अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, बंगाल के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाया, धीरे धीरे बंगाल को कंट्रोल कर लिया। सिराजुद्दौला एक ब्रेव लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड लीडर थे, जो ब्रिटिश की चालाकियां समझने से पहले ही उनकी कॉन्स्पायरेसी का शिकार हो गया। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम मोड़ की, a turning point in the Indian history, the Battle of Plassey 1757। तो हम बैटल ऑफ प्लेसी को जानते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी जो है, बैटल ऑफ प्लेसी होने के पहले बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टेंशन काफी बढ़ चुकी थी। इसके रीजंस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी बदमाशियां। ब्रिटिश कंपनी को फौज और व्यापार के लिए कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रही थी, पर उन्होंने इन प्रिविलेजेस का बुरी तरह से मिसयूज किया। द मिसयूज ऑफ दस्तखस। कंपनी के ऑफिशियल्स ने नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता की फोर्टिफिकेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश की, जो एक डायरेक्ट चैलेंज था नवाब की अथॉरिटी को। ब्रिटिश ने राज बल्लाब के बेटे कृष्णदास को अजाइलम दिया, जो नवाब की नजर में गद्दार था और जो बहुत सारा खजाना लेकर भाग गया था। ब्रिटिश ये समझ रहे थे कि सिराजुद्दौला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उनकी ट्रेड प्रिविलेजेस खत्म कर सकता है। ये टेंशन बढ़ती गई और एक दिन सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक कर दिया, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ब्लैक होल ऑफ द कलकत्ता एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट है, जिसमें यह कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स को एक छोटी सी जेल ब्लैक होल में बंद कर दिया, जिसमें 123 लोग सफोकेशन से मर गए। मगर ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात से एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि ये तो नंबर्स एग्जैगरेट किए गए हैं, पूरा इंसिडेंट ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था सिराजुद्दौला को बदनाम करने का। बैटल ऑफ प्लेसी, ये लड़ाई, ये जंग जो है पहले से ही जीत ली गई थी, जो 23 जून 1757 में पेश आई। मद्रास से रॉबर्ट क्लेव एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ कलकत्ता आया। जब उसने सुना कि वहां पे अटैक किया सिराज ने, सिराजुद्दौला के ही कोर्ट के कुछ लोगों को गद्दारी पर मजबूर कर दिया रॉबर्ट क्लेव ने मीर जाफर, राज दुलरब, जगत सेठ जो एक इन्फ्लुएंशियल बैंकर था, ओमचंद के साथ एक सीक्रेट अलायंस बनाया। मीर जाफर को प्रॉमिस किया गया था कि अगर वो गद्दारी करेगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। सिराजुद्दौला के पास जो है
50,000 सिपाही थे, जबकि ब्रिटिश आर्मी के पास सिर्फ 3,000 सिपाही थे। इसके बावजूद भी ब्रिटिश जीत गए। क्यों? क्योंकि मीर जाफर और उसके साथियों ने सिराजुद्दौला की फौज को गद्दारी करने को कह दिया था। जंग शुरू होने से पहले ही ब्रिटिश जीत चुके थे, सिर्फ एक नाटक बचा था। सिराजुद्दौला हार गया, भाग गया और फिर उसके खुद के रिलेटिव जो मीर जाफर के बेटे जो है मीरान ने उनका कत्ल कर दिया। बैटल ऑफ प्लेसी जो हुआ, तो मैंने आपको बोला ये जो बैटल था ये पहले ही मतलब तय हो चुका था कि कौन जीतेगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत अहम मोड़ था। ब्रिटिश राज की नींव इस बैटल ने रखी। ये बैटल एक शुरुआत थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में। प्लेसी के बाद ब्रिटिश को बंगाल के रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल मिल गया। पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ा, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, मगर असली पावर ब्रिटिश के हाथ में थी। बंगाल ब्रिटिश का पहला पपेट स्टेट बन गया। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा कि ब्रिटिश ने बंगाल के ट्रेड और कॉमर्स को मोनोपोली बना दिया। बंगाल के जमींदारों और लोकल ट्रेडर्स को बहुत नुकसान हुआ। मिलिट्री इंपैक्ट क्या पड़ा कि ब्रिटिश का मिलिट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया और उन्होंने फ्रेंच को बंगाल से हटा दिया। मीर जाफर जो है वो जल्द ही ब्रिटिश से थक गए और डच से मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी रचने लगा। ब्रिटिश ने मीर कासिम को नवाब बनाने का फैसला किया, जिसमें 1760 में एक ट्रीटी साइन हुई। तो जो भी हमने फैक्टर्स देखे उनका एक रिकैप लेते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला अटैक्स कोलकाता, 1757 रॉबर्ट क्लीव सीक्रेट अलायंस विद मीर जाफर, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लेसी एंड ब्रिटिश विक्ट्री ड्यू टू बेट्रियल, 1757 सिराजुद्दौला किल्ड, मीर जाफर बिकम्स नवाब, 1759 मीर जाफर conspires with Dutch, defeated by the British, and 1760 Treaty of 1760 where Mir Qasim becomes नवाब। कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लेसी एक डायरेक्ट वार से ज्यादा एक पॉलिटिकल चेस गेम था, जिसमें ब्रिटिश ने गद्दारी का सहारा लेकर जीत हासिल की। ये एक ऐसी जंग थी जो भारत की तकदीर बदलने वाली थी, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश का रूल धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है जो बताता है कि कैसे अपनों की गद्दारी ने एक पूरी सिविलाइजेशन को गुलामी की तरफ धकेल दिया। दपन हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो यहाँ पे यही बात हुई। तो बैटल ऑफ प्लेसी हमने आज देखा। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक। और कल हम बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। तो बाकी कहीं पे भी आपको डाउट रहा हो या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो या आपका कोई फीडबैक हो इम्प्रूव करने का कहीं पे, तो आप रीच कर सकते हो। आई विल रेस्पॉन्ड। और बाकी गुड लक, थैंक यू।